खबरों की शुरुआत करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की खबर के साथ, जिसका आज 5वां दिन है और 5वें दिन भी लगातार रूस की तरफ से आक्रामक रवैया बरकरार है। हमला लगातार जारी है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत होगी। बातचीत बेलारूस सीमा पर होगी। हालांकि अब तक बैठक का समय तय नहीं किया गया है यूक्रेन की ओर से, लेकिन यह बयान आया है और साफ किया है यूक्रेन ने कि यह बैठक बिना शर्त की होगी। 1 इंच जमीन भी यूक्रेन अपनी नहीं देगा। इस बीच यह भी खबर है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, रूस के राष्ट्रपति, उन्होंने पश्चिमी देशों के रुख को देखते हुए अपने परमाणु हथियारों को तैयार स्थिति में रखने का आदेश दिया है, अपने परमाणु प्रतिरोधी बलों को। पुतिन के इस कदम से सभी देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के रूसी परमाणु बलों के हाई अलर्ट पर रखने के आदेश के बाद परमाणु निगरानी एजेंसी ने भी एक अहम कदम उठाया है, एक बैठक करने का फैसला किया है और यह बैठक बुधवार को होगी, जिसमें 35 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा जुड़ रही हैं। कादम्बिनी, 2-3 बातें हैं जो अभी निकलकर सामने आ रही हैं। एक जो अच्छी बात है वो ये कि भले ही बेलारूस के बॉर्डर पर, लेकिन दोनों देशों के जो प्रतिनिधि हैं उनके बीच में बातचीत होगी, रूस और यूक्रेन। तो ये एक अच्छी खबर है। हालांकि इसका क्या नतीजा होगा वो आगे आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन इस बीच 2 बातें, और उसको आप समझाने की कोशिश कीजिएगा कि यूएन न्यूक वॉचडॉग जो है उसके 35 सदस्यों के बीच में बैठक होने वाली है बुधवार को, और फिर रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो अपने परमाणु प्रतिरोधी बलों को कहते हैं कि आप हाई अलर्ट पर हो जाइए। इसके क्या मायने निकाले जाए? ये सिर्फ एक दबाव की राजनीति है या कुछ और? देखिए शशांक, इसे पश्चिम में जो नेता है वो इसे दबाव की ही राजनीति बता रहे हैं, लेकिन अपने आप में ये इतनी चौंकाने वाली बात है और इतनी खतरनाक बात है कि जो वॉचडॉग है, न्यूक्लियर वॉचडॉग, उनकी बैठक जैसा आपने बताया वो बुधवार को बुलाई गई है। क्योंकि एक चीज बहुत साफ की गई है कि रूस ने यहाँ पर आक्रमण किया है। यूक्रेन जो है वो नॉन न्यूक्लियर देश है। अमेरिका की तरफ से ये भी साफ किया गया कि नेटो जो है वो किसी भी प्रकार से हमला करने नहीं जा रहा है या फिर यूक्रेन में वो नहीं है। इसके बावजूद जब प्रेसिडेंट पुतिन ने इस तरह का एक कदम उठाया है तो ये बहुत चिंताजनक बात है। तो ये यहाँ पर वैसे दोनों बातें की जा रही है कि चिंता की बात है, लेकिन इसमें ये भी है कि ये दबाव की राजनीति हो सकती है। और अगर इस तरह से होता है तो इसका ये मतलब है, अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया कि क्या ये युद्ध की बात है। तो ये सभी बातें लगातार एक साथ चल रही हैं, लेकिन इस बीच जो प्रतिबंध लगे हैं निश्चित तौर पर रूस पर, उससे रूस के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं और कहीं ना कहीं पुतिन को ये लग रहा होगा कि किस तरह से सभी एक साथ उनके खिलाफ खड़े हो गए। कल रात तक हमने जो देखा किस तरह से एक के बाद एक एयर स्पेस बंद हो रहे हैं रूस के हवाई जहाज के लिए, कैसे वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम में रूस के कई बैंकों को बाहर कर दिया गया है, जिसके कारण उनकी लेन देन जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित होगी। हमने देखा है किस तरह से प्रेसिडेंट पुतिन और जो बाकी नेता है उनके ऊपर बैन्स लगे हैं, जो वहाँ के बिलियनियर्स हैं उनके ऊपर बैन लगे हैं, यहाँ तक कि खुद वहाँ के 2 बिलियनर अब तक सामने आ चुके हैं रूस के, और उन्होंने यूक्रेन पे हमले की निंदा की है। तो ये सभी चीजें एक साथ चल रही हैं और निश्चित तौर पर दबाव रूस पर होगा, लेकिन क्या वो कदम पीछे हटाएंगे ये बहुत कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक उनके रुख से ये नहीं लग रहा है। हालांकि बातचीत को उन्होंने भेजा
कहा गया कि कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन तब भी जो बयान कल रात आया प्रेसिडेंट जेलेंस्की का, वहां पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट का, उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए जा रहे हैं, हम तैयार हैं बातचीत के लिए, सीमा पर बातचीत होगी, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद हम नहीं लगा रहे इस बातचीत से। बिल्कुल कादम्बिनी, दो बातें और इसमें जानने की जरूरत है, वो ये कि हम यूक्रेन के बारे में थोड़ा सा बता भी दें और जान भी लें। और चेर्नोबिल पावर प्लांट का जो लीकेज हुआ था, ये 1986 की बात है। यूक्रेन उन देशों में से था जो शायद, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट भी कीजिएगा कादम्बिनी, जो शायद तीसरा देश था जिसके पास वो न्यूक्लियर पावर थी। लेकिन उसके बाद अग्रीमेंट होता है, वो अपने हथियारों को नष्ट कर देता है, उसको चेर्नोबिल पावर प्लांट को भी सुरक्षा कवच से ढक दिया जाता है, जो लीकेज हुआ उसका भी नुकसान हुआ। ऐसे में जब मदद की बात है तो क्या उसको सही मदद मिल रही है? मैं जानता हूं कि बहुत से प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, मदद जर्मनी की तरफ से दी जा रही है, एंटी टैंक हथियार दिए गए हैं, मिसाइल्स दिए गए हैं, उधर $3.5 मिलियन यूएस दे रहा है। लेकिन इससे अगर कोई देश, रूस जैसा देश हमला कर देता है तो फिर इन सब से क्या मदद मिलेगी? देखिए, मदद ये मिलेगी कि एक तो हथियार लगातार उनके पास पहुंच रहे हैं। जर्मनी और स्वीडन के हथियार देने का बिल्कुल अलग मायने है, क्योंकि ये लोग ऐसा करते नहीं है और उनका जो इतिहास रहा है उसको देखते हुए इससे बिल्कुल अलग रहते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने किया है। जर्मनी का तो मैं यहाँ तक कहूंगी कि उन्होंने अपनी जो डिफेंस जो स्ट्रैटेजी है, जो उसमें पैसे लगाते हैं, वो पूरी पॉलिसी उन्होंने बदल दी है। तो अब इस तरह की मदद जब मिल रही है लगातार, वहां से अगल बगल के देशों से जो सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, वहां पर हथियार पहुंच रहे हैं। जो हथियार एड के तौर पर नहीं दे रहे और उनके लिए बाकी जो पैसे मुकर्रर किए गए हैं अमेरिका या बाकियों की तरफ से, उनसे वो पे किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर जो मैं बार बार कह रही हूँ शशांक, वो ये है कि जमीन पर लड़ यूक्रेनियन ही रहे हैं, वो उन्होंने ही हथियार उठाया है। जो फ्रंट लाइन पर है उनमें सिर्फ सैनिक नहीं है, उनमें टीचर भी हैं, हिस्टोरियन भी हैं, संगीतकार भी हैं। तो ये एक बिल्कुल अलग किस्म की लड़ाई हो गई है, जहां पर एक एक यूक्रेनियन, जो कि ये भी माना जाता है कि काफी डिवाइडेड है, क्योंकि उनमें से कई जो है वो रशियन बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग डायलेक्ट रशियन बोलते हैं, और उनकी सहानुभूति रूस के साथ है। इसको लेकर कहा जाता है, खासकर मरियोपोल इलाके में जो रूसी एथनिसिटी के लोग हैं वो ज्यादा है। तो इस तरह की चीजें वहां पर है। तब भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक जबरदस्त रेजिस्टेंस जो है वो रूस के सामने है, जो कि शायद उम्मीद नहीं कर रहा होगा कि 72 घंटे से ज्यादा ये लड़ाई चलेगी। लेकिन लड़ाई चल रही है, मदद मिल रही है, लगातार हथियार मिल रहे हैं, फाइटर जेट्स भी अब मिल रहे हैं। तो ये एक स्थिति ऐसी बनी हुई है जहां पर दोनों ही पक्ष जो हैं वो लूज कर रहे हैं। 4000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं, ये दावा है यूक्रेन की तरफ से। लेकिन यूक्रेन में भी हमने देखा है कि सिविलियंस के भी मारे जाने की खबर है, बच्चों के मारे जाने की खबर है, कम से कम 12 से 13 बच्चों के मारे जाने की खबर वहां पर आ रही है। तो ये अपने आप में एक बेहद दुखद स्थिति है। लेकिन अगर शशांक, इसमें एक फैक्टर और हमें देखना होगा, वो भारतीयों का फैक्टर है, जो कि हमने फिर देखा है कि यूएनजीए की जो बैठक हुई है उसमें भारत ने एब्सटेन किया है, और उसमें ये बताया है कि हमने क्यों एब्सटेन किया है, वोट नहीं दिया है यहाँ पर। वो इसलिए ताकि भारत का कहना है कि हम चिंतित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि यहाँ पर बातचीत होनी चाहिए, तुरंत ये जो लड़ाई है वो रुकनी चाहिए। जो हालात बने हुए हैं बॉर्डर्स पे बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, उसके कारण हमारे लोग निकल नहीं पा रहे, छात्र हैं। तो ये एक स्थिति भारत के सामने भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। शशांक जी कादम्बिनी, शुक्रिया इसको विस्तार से समझाने के लिए। हमारे दर्शकों के लिए पूरे विश्व की इस स्थिति पर नजर बनी हुई है, ना सिर्फ रूस और यूक्रेन की। और रूस ने यह भी साफ किया, व्लादिमीर पुतिन का जो बयान था कि अगर कोई और देश किसी भी तरीके से इसमें बीच में पड़ता है तो उसके ऐसे परिणाम उसे भुगतने होंगे जो इतिहास में कभी न देखे गए न सुने गए। तो ये समय बताएगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इस बैठक का, इस मीटिंग का, दोनों देशों के बीच जो प्रतिनिधियों के बीच बैठक होने जा रही है, मीटिंग होने जा रही है बेलारूस के बॉर्डर पर, उससे सभी की उम्मीदें टिकी हुई।